वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोल प्रशासन। इससे पहले की क्लास में हमने चोल राजाओं के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे चोल प्रशासन के बारे में। देखो भाई, चोल प्रशासन की अगर बात की जाए तो चोल प्रशासन के बारे में जानकारी का जो सबसे सटीक स्रोत है वो है चोलकालीन अभिलेख। और इन अभिलेखों में राजा के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है पेरुमाल या पेरुमन आदिगल। अब पेरुमाल या पेरुमन आदिगल का मतलब क्या होता है? महान होता है, यानी राजा को इन्होंने हर जगह महान कहकर पुकारा। ऑब्वियस बात है, राजा का ही अभिलेख है तो महान तो उसको कहा ही जाएगा। अच्छा, चोल प्रशासन में जो सबसे उच्च पद पर बैठा है वो सम्राट है। ऑब्वियस बात है, हर जगह यही हमने देखा, मौर्यों में भी हमने देखा, गुप्ताओं में भी हमने देखा, यहाँ पर भी है। ठीक है, जो कि प्रशासन का मुख्य बिंदु है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है युवराज का। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान युवराज का होता था। चोल इतिहास में एक परंपरा ये है कि राजा जो होता था अपनी मृत्यु से पहले ही युवराज की नियुक्ति कर देता था, यानी राजा मरे उससे पहले ही उसका प्रॉपर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। ये परंपरा थी। इस परंपरा को बहुत लोगों ने निभाया, जैसे राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अच्छा, मैं आपको ये भी यहाँ बता दूँ, आप देख सकते हैं जैसा कि इस नियुक्ति का आधार ये नहीं है कि जो भी सबसे बड़ा बेटा होगा वो बन जाएगा और सीधे सीधे राजा नहीं बनेगा। तो परिवार का ही ये बात तो है, लेकिन परिवार में वो व्यक्ति बनेगा जो सबसे अधिक योग्य होगा। ध्यान रखना, तो योग्यता यहाँ पर देखी जाती थी और योग्य व्यक्ति को ही बनाया जाता था राजा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक राजा जिसका नाम था राजाधिराज प्रथम, उसने अपनी गद्दी अपने बेटों को ना दे करके, उसने अपनी गद्दी अपने बेटों को नहीं दी क्योंकि वो योग्य नहीं थे, बल्कि अपने छोटे भाई जिसका नाम था राजेंद्र सेकंड उसको दी। इसको हमने ऊपर वाले जो वीडियोस हैं उनमें हमने इनको पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ लो कि योग्यता के आधार पर राजा का चुनाव होता था। अच्छा, अधिकारियों की अगर हम बात करें तो देखिए नौकरशाही किस तरीके से चलती थी इनकी। तो बर्टन स्टाइन ने चोल साम्राज्य में एक विकसित अधिकारी तंत्र के अस्तित्व को नकार दिया था, जो कि सत्य है। प्रशासनिक अधिकारियों को आरायन की उपाधि से संबोधित किया जाता था। चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूखंड दिया जाता था, यानी जमीन दी जाती थी। और ये परंपरा बहुत पुरानी है, मध्यकाल तक चलती रहेगी। हम देखेंगे कि मध्यकाल में भी ये परंपरा चलती रहेगी। बहुत सारे लोग, इवन अलाउद्दीन खिलजी के समय तक ये परंपरा चलती रहेगी, वो इसको चेंज करेगा। और अलाउद्दीन खिलजी के समय तक हम देखेंगे कि सेना के अधिकारियों को या विभिन्न जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज़मीन का टुकड़ा ही दे दिया जाता था, जिसको इल्तुतमिश के समय में इक्ता कहा जाता था। तो कहने का अर्थ है ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। चोल प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की कई श्रेणियाँ थीं, जैसे देखते हैं कौन कौन सी थी। पहली श्रेणी है पेरुनंदम। ये क्या है? पेरुनंदम ये सबसे ऊपरी किस्म के अधिकारी होते थे, जैसे आज के समय में इनको IAS समझ लो। ठीक है, सबसे छोटे होते थे शिरुदनम, ये सबसे नीचे श्रेणी के कर्मचारी, इनको समझ लो ग्रुप D। ठीक है, उडनकूटम, इनका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह है। ये राजा के निजी सहायक थे, यानी ये पर्सनल सेक्रेटरी थे जो सदा राजा के साथ रहते थे। ठीक है, फिर है ओले तथा ओले नायगाम। ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच ओले नायगम करता था। ठीक है, ये समझ लीजिए ये सचिव है राजा के, जो भी राजा आदेश जारी करता है उनको तैयार करने का काम ये करते हैं। फिर है श्रीमुख। स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश कहलाते थे श्रीमुख। और वेलम कौन है? वेलम है राजा के महल के सेवक। ठीक है, याद रखना, इनमें से कोई भी पेपर में आपसे पूछ सकता है कि चोल साम्राज्य में पेरुनंदम कौन होते थे, शिरुदनम कौन होते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रांतीय प्रशासन में अगर हम आ जाएं तो इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, चोल साम्राज्य दक्षिण का सबसे बड़ा साम्राज्य था। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले लेक्चर में इसका क्षेत्र देखा था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडल, जिनको प्रांत कहा जाता था, उनमें विभाजित था। प्रांतों का विभाजन कमिश्नरी में विभाजित था, जिनको उस समय बोला जाता था कोट्टम या वलनाडु। ठीक है, और इसी से बना है तमिलनाडु। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा सा इसको समझ के देखिए तब आपको समझ आएगा। राजराज प्रथम के काल में वलनाडु को पुनर्संगठित किया गया था।
कोट्टम का विभाजन नाडु में हुआ था। नाडु मतलब जिला। नाडु चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई थी और इसी से बना है हमारा तमिलनाडु। नाडु का मतलब है चोल प्रशासन में जिला, ध्यान रखना। स्थानीय प्रशासन में आ जाए तो ग्राम प्रशासन देख लो। चोल शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी ग्राम प्रशासन। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख है, ये पेपर में आ चुका है, उर सभा और नगरम। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। नगरम क्या है? ये व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। इसका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे वाणिज्य, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये है वलंजियर, ठीक है, दूसरा है अज्जुवंडम और तीसरा है मणिग्रामम। इन वाणिज्य व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तन कहलाती थी। चोलों के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी ये टोटल ऑटोनॉमस बॉडी थी। चोल काल स्थानीय स्वशासन का स्वयुक्त था, ध्यान रखना। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है, यानी ये गांव पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, गणतंत्र, अपने फैसले स्वयं लेते थे। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती थी, उर और सभा, जो ऊपर हमने देखा ना, इन्हीं का विस्तृत रूप है, जरा देखते हैं इसको। उर क्या है? उर सामान्य लोगों की सभा थी। इसमें आलूगडम उर की कार्य समिति होती थी, यानी सामान्य लोगों की सभा है गांव स्तर पे। फिर आती है सभा या महासभा। यह है अग्रहार। अग्रहार कौन है? अग्रहार होता है ब्राह्मणों को दी गई भूमि। तो ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दी गई है, उनके जो गांव होते हैं उनको बोलते थे सभा या महासभा, है ना। तो ध्यान रखना, अग्रहार क्या है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि, या ब्रह्मादेय क्या है? ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि या मंगलम्बी, ठीक है। इसे महासभा या चोलकालीन मतलब इसे महासभा या सभा कहते थे, और चोलकालीन अभिलेखों में इसका विस्तृत उल्लेख है, ठीक है। तो उर होती थी सामान्य लोगों की सभा, और जो ब्राह्मणों को दिए गए गांव होते थे वहां पर चलती थी सभा या महासभा। फिर है पेरुनगुरी, ये सभा को कहते थे। फिर है पेरुमक्कल, सभा के सदस्यों को कहा जाता था। फिर है वारियम, सभा की समिति थी जिसके सदस्य, ये नाम है, ये क्या है? वारियप्पे रूमेक्कल, ठीक है, ये इसके सदस्य कहलाते थे। फिर है महाजन, ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार थी। वारियार कौन है? वारियार है सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति वारियार कहलाता था, ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी। ग्राम 30 वार्ड में बटा हुआ था और प्रत्येक वार्ड के एक प्रतिनिधि, यानी कुल 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे। अगर कोई व्यक्ति इन समितियों में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या है वो भी देख लो, ठीक है। उसकी न्यूनतम आयु 35 से 70 साल होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच का हो, वेदों का ज्ञाता हो, क्योंकि ब्राह्मण ही चुने जाते थे। शूद्रों के संपर्क में ना हो, यानी ब्राह्मण हो तो शूद्रों से दूर रहे, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में उसका चुनाव वारियम के लिए ना हुआ हो। वारियम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा वारियम, ठीक। इसके लिए उसका इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और उसके पास 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और अपना खुद का आवास हो। इसके अतिरिक्त वह अपराधी, चरित्रहीन तथा घोटाला करने वाला ना हो, ठीक है। ये इस तरीके की योग्यता थी। उसके बाद आपका नाम डाला जाता था, और चुना कैसे जाएगा? तो एक अबोध बालक द्वारा लॉटरी के आधार पर आपको चुना जाएगा, यानी बहुत सारे नामों की पर्ची डाली जाएगी जो भी इलेक्शन में आना चाहे, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे को, किसी छोटे से बच्चे को बुला करके उससे पर्ची उठवाई जाएगी, जिसका भी नाम निकल आएगा वो इस समिति में शामिल हो जाएगा, ठीक है। कार्यकाल इनका क्या है? तो कार्यकाल होता था 360 दिन, ठीक है, यानी टोटल 365 दिन होते हैं, इनका कार्यकाल होता था 360 दिन। और उसके बाद नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी। इनको वेतन में कुछ भी नहीं मिलता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा प्रशासन के बारे में। आगे एक वीडियो और लेकर के आएंगे और फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा सा नाम टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन भाइयों देखो पढ़ना तो पड़ेगा। आप आरओ या बीओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।